अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। मेन आज का जो टॉपिक है वो मेरा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से होगा और कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें देखें। शहीद जमहूरियत है, कोई माने या ना माने, करप्शन पाकिस्तान में वो अब रहा कुछ नहीं गया। दो हुकूमतें जो हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और नवाज़ शरीफ की, ये करप्शन 58(2)B में गिराई गई थी और उसके बाद 58(2)B निकाला। कि मैं 58(2)B का बहुत स्टांच सपोर्टर हूँ। मैं आज भी समझता हूँ ये सेफ्टी वाल्व है। प्रोग्राम है सियासी गपशप। 18 अप्रैल 2024 और जुमेरात का दिन है। फवाद चौधरी के केस में जो रिलीफ मिला है उसका फ़ायदा इमरान खान को कैसे होगा वो मैं आपके सामने आज रखूँगा और कोशिश करूँगा वो सारी हालात बता दें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी प्रेस रिलीज़, जो प्रेस स्टेटमेंट जारी की, बड़ी खींची हुई, अदालतों को रगड़े लगाती हुई, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और हाँ, सबसे अहम इशू जो है वो सदर पाकिस्तान का ख़िताब। मैंने क्या बात करनी है, बड़ी बातें की, बेबसी रही। यानी ऐसे महसूस हुआ कि कोई इलाके का, यानी कोई एसोसिएशन का सदर आ गया है और अपोजिशन ने वहाँ बहुत हालात आपके सामने रखे। उमर अयूब, जमशेद दस्ती और कादर पटेल की हाथापाई हुई। अपोजिशन खुल के सामने आई, शोर शराबा इतना कि सुनने को नहीं देखा। और लेकिन वजह क्या है कि हम वो एक नुमाइशी सदर होते हैं ना, तो नुमाइशी सदर के तौर पर तकरीर की, आकर हाथ जोड़े, हाथ लहराए और चले गए। लेकिन इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब और चीफ ऑफ द आर्मी जनरल आसिम मुनीर क्यों नहीं आए? अरे ये सोचना है ना, क्यों नहीं आए? मेरे जहाँ तक बात है, जो मेरे तक इतला है कि वहाँ नारे लगने थे बहुत सी। जिस तरह आज सदर पाकिस्तान खिताब नहीं कर सके तो वो मुनासिब समझा कि बिल्कुल ना आए। अब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब को तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क में जो अदलिया की वजह से बहरान पैदा हो गए हैं, और ये मौजूदा अदलिया की वजह से, जब से चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब आए उसके बाद बहरान ज़्यादा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको ले जाएँ, 2 सफ़ों का ऑर्डर है वो चल रहा है फवाद चौधरी के हवाले से। 36 केसेस हैं बुरी ज़मानत दायर करने के लिए। ये 7 दिन की मोहलत अदालत ने नहीं दी। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि 7 दिन तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। और चीफ जस्टिस के रूबरू का ये पेश किया जाए, जो कि ई कोर्ट है। ई कोर्ट यहाँ, ये इसका फ़ायदा इमरान खान को कैसे होगा? इमरान खान साहब की कई ज़मानतें हैं, तो उसके लिए पर्सनल पेश होने की अब ज़रूरत नहीं। ये असल में जंग जो है ना, ये हम लोगों के लड़ते आए हैं। इमरान खान साहब के लिए कई दरख्वास्तें दायर की यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में कि आप इंटरनेट के ज़रिए, जूम के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए हाज़िरी ले लें, लेकिन वो सिस्टम नहीं हो सका। अब ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के अंदर कोई तरमीम हुई है, मेरे तक वो नहीं है, लेकिन वो चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। और 7 दिनों का दिन जो है ना, जो मिले हैं जमानत दायर करने को, 18 अप्रैल से शुरू होगा और वीडियो लिंक के ज़रिए अदालतों में पेश होंगे। 36 केसेस की ज़मानत, 2 सफ़ों का ये फ़ैसला है। जस्टिस हालिया नीलम, जस्टिस फ़ारूक हैदर। तो ये एक्चुअली अल्टीमेट ये जो है ना, ये फ़ायदा है इमरान खान साहब की जंग के नतीजे में। ये एक अच्छा फ़ैसला है। इससे अब आइंदा बड़े मसाइल इस तरह के केसेस में नहीं। एक आदमी पूरे पंजाब में रह जाए, सिर्फ कोर्टों की हाज़िरियाँ देकर रह जाए। और इसमें कई ऐसे मैं जानता हूँ जो नैब के रेफरेंस, मैं कराची जाता रहा हूँ और उन सब लोगों को यहाँ से, और झूठे रेफरेंस थे, वो सारे झूठे रेफरेंस थे, झूठे रेफरेंसों में जाना पड़ता था। चले मैं अब आगे की तरफ चलता हूँ। जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जो कल का ऑर्डर पास किया है, उस पर रेफरेंस के अंदराज का मुकाबला लेकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जजेस की खुली हरासगी का ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करार दे दिया। अहले ताकत, इनकी बाज गुजार इंतज़ामिया और कटपुल सियासी अशराफिया बाहम यकजा होकर अदल के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहे मजलूम। ये मेरा नहीं कहना है,
ये तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बात सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों पर सतह के जजेस को खुलेआम हरासा किया जा रहा है और सियासी इंतकाम का निशाना वाले तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनों के मुकदमे की समाअत करने वाले जजेस जिस सतह पर भी रियासत के खुफिया एजेंटों की डिक्टेशन की बजाय कानून की रोशनी में फैसला पर इशार करते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता है। अब खुफिया ऑडियो वीडियो रेफरेंस इल्ज़ाम और रियासती मुहम्मत अहल खाना रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ अगवा तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जजों को खौफ की नकेल डाली जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के नहायत के चश्मकुश और तशवीशनाक ख़त पर फैसला करूँ के दम की बजाय मामले को तवील अल्ता का शिकार करके रियासी बदमाशों को खेलने का मौका दिया। और पाकिस्तान चीफ जस्टिस के बारे में बहुत सी बातें हैं क्योंकि मैंने आगे चलना है। वकला बरदरी खसूसन नुमाइंदा तंजीमत बार कौंसिल दिया कि तबाही के इस मुनज़्ज़म सिलसिले की राह रोकने के लिए आगे आएँ और इस गंभीर चैलेंज से निपटने के लिए बिला ताख़ीर मौसर हिकमत अमली पहना है। जैसा पाकिस्तान अदलिया के एहतराम आज़ादी वक़ार और कानून और इंसाफ की सरबलंदी के लिए अपने आइनी फ़राइज़ का एहसास करें और तफ्तीश बेअमली तर्क करके इस ज़िम्मे मुतहरक इक़दाम करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से 26 दिसंबर 2007 ड्राइविंग लाइन जब एक रात बहुत थक गई तो पहुंची, वज़ीर सरदारी हाउस पहुंची और इस्लाम ताज नदीम जनरल मेजर ताज नदीम जो है ना ISI के सरबराह से उनसे मिलना के लिए वो चाहते थे और सबका वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात के नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई और बेनज़ीर के अलावा उनके सलामती के मुशीर रहमान मलिक भी इसमें मुलाकात है। नदीम ने बताया कि इस दिन कोई उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। ISI के सरबराह जनरल नदीम ताज को अपने ज़राए से इतना यकीन था कि वो ख़ुद देर रात बेनज़ीर की इस्लामाबाद रहायशगाह पहुँचे थे और BBC के जो इस्लामाबाद में साबिक नुमाइंदे जो है जोन्स अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी और द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में ताकत के लिए जदोजहद भुट्टो ख़ानदान में लिखते हैं कि सुनते ही बेनज़ीर को शुबा हुआ कि नदीम ताज कहीं उन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे। उन्होंने ताज से कहा अगर आप इन खुदकुश बम्बारों के बारे में जानते हैं तो अपने गिरफ़्तार क्यों नहीं करते। ताज का जो था यह नामुमकिन है क्योंकि उनसे उनके वसाइल का राज अफशा हो जाएगा। ये बड़ी अहम बात कही। इस पर बेनज़ीर ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें, आप न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। ISI के सरबराह ने वादा किया कि वो अपने लिए पूरी ताकत लगा देंगे। बेनज़ीर के साहबा के कत्ल की तैयारियाँ कैसे हुई? जब जनरल ताज से मिल रही थी उनके कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। जॉन्स लिखते हैं आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इस दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गिल और रफ़ाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना कर आए थे जहाँ बेनज़ीर भुट्टो के शाम को जलसे से खिताब करना था। इस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मनसूबा ये था कि बेनज़ीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। ये दोनों अफराद वहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमिन होकर वापस आए और बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया गया। हसनैन ने बिलाल को मशवरा दिया कि वो ट्रेनीज़ के जूते की बजाय कुछ और पहने क्योंकि अफवाज को जो सिखाया जाता है कि जो जहादी ट्रेनीज़ जूते पहनते हैं वो उन्हें शुबे में पकड़ सकते हैं। बिलाल ने मशरूक़ के जूते की जगह चप्पल पहनी। नमाज़ पढ़ने के बाद हसनैन बिलाल को उस गेट तक ले गए जो उनके ख्याल में बेनज़ीर इस्तेमाल करती थी। अब लियाकत बाग जाने से पहले हामिद करज़ई से मुलाकात। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए कौमी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग ओए नामी किताब लिखने वाले हेरल्ड लिखते हैं 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वह मीन अफीम पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर के साथ अफ़गान सदर हामिद करज़ई से मिलने गई। करज़ई इस्लामाबाद के सरीना होटल के 4थे मंजिल पर ठहरे थे। 1 बजे ज़रदारी वापस आई। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। दोपहर को बेनज़ीर गाड़ियों के काफ़िले में लियाकत बाग के लिए रवाना होगी। इस काफ़िले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूज़र में पीपल्स पार्टी की सिक्योरिटी के सरबराह तौक़ीर कायरा थे। उनके बिल्कुल पीछे बेनज़ीर की सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र थी और इन दोनों
दोनों अतराफ कायरा की 2 और गाड़ियाँ चल रही थी। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा पिकअप ट्रक चल रहे थे। इनके पीछे जरदारी हाउस की स्याह मर्सिडीज़ बेंज थी जो बुलेट प्रूफ थी और ज़रूरत पड़ने पर बेनज़ीर इसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनज़ीर के कार के सामने वाली सीट पर उनके ड्राइवर जावेदुर रहमान और दाएं जानब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज़ हुसैन बैठे थे। दरमियानी नशिस्त पर बाईं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन अफ़ीम, वस्त में बेनज़ीर और दाएं जानब बेनज़ीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थी। 1 सेकंड में 3 गोलियां। क्या हुआ? बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की। उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर ख़त्म होते ही पूरा इलाका बेनज़ीर जिंदाबाद और बेनज़ीर वज़ीर-ए-आज़म के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनज़ीर अपनी गाड़ी में बैठ गई। उनकी कार काफ़ी देर तक रुकी रही क्योंकि उनके हामियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनज़ीर खड़ी हो गई और उनके एमरजेंसी है से उनके सर और कंधे नज़र आने लगे। इस वक्त 5:10 हुए थे और जॉन्स लिखते हैं, सुबह से इंतज़ार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि उसका वक्त आ गया। वो पहले बेनज़ीर गाड़ी के सामने गया और उसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। उसने पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की, चूँकि वह थोड़ी दूरी पर था लिहाजा वो उसके बाजू को छू सका। बिलाल ने 1 सेकंड से कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली चलते ही बेनज़ीर स्केप हेज के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी के सीट पर गिर पड़ी। जो ही वह नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकश बम भी फोड़ दिया। बेनज़ीर के दुपट्टे का अभी तक सुराख नहीं मिला। सारे मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुर्सी, अंजुम कुरैशी और नर्सों ने उनके जिस्म को साफ़ किया, सर की चोट पर पट्टी लगाई और उनके खून से भीगे हुए कपड़े उतार दिए और उन्हें अस्पताल के कपड़े पहना दिए। डॉक्टरों ने बताया जब बेनज़ीर अस्पताल पहुंची तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये नहीं मालूम हो सका आखिर वो दुपट्टा कहाँ गया। उनके डेथ सर्टिफिकेट नंबर 202877 में मौत की वजह के कालमों में लिखा था पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। अब ये बड़ा अहम सवाल है, क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपनी मौत का पहले से अंदाज़ा था? पाकिस्तान वापस आने से पहले अमेरिका के शहर कोलोराडो में एसपीएन जारी थी। त्यारे में अमेरिकी सफ़ीर ज़ल्म खलीफज़ादा और उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी। त्यारे के मेज़बान ने बेनज़ीर को तंदूर से बराह रास्त निकली ताज़ा कुकीज़ खिलाने की कोशिश की। बेनज़ीर ने शासकी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इन दिनों वो अपना वज़न कम कर रही हैं, लेकिन 1 सेकंड के अंदर ही उन्होंने एयर होस्टेस को वापस लाया और कहा चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे चंद महीनों में मर ही जाना है। आसिफ अली ज़रदारी ने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तफ्तीश के लिए कहा मुताबिक कि हमारी कमीशन को पाकिस्तान बुलाया। आसिफ ज़रदारी ने ख़ुद भी इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की और उनकी किताब में कहते हैं कि वो चुप रही। अब ये बड़े वजाहत के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये बात कही है। आसिफ ज़रदारी पर एक और इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने अपने दौर में सदारत मुकम्मल ताकत रखने के बावजूद अपनी बीवी के कातिलों की तलाश में नाकाम रहे। मुताबिक खुफिया दस्तावेज़ा जो BBC ने हासिल की उनके मुताबिक ये ज़ाहिर होता है कि पुलिस के जाने की तफ्तीश इतनी ख़राब तरीके से की गई, ऐसा लगता है कि पुलिस वाले नीचे दर्जे के कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद असल सरगना या उनके गिरोह को ढूंढना ही नहीं चाहते थे। पुलिस की तफ्तीश में कोताहियाँ 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो पर होने वाले कातिला हमले के बाद अय्या हुई। इस वाक़े में 2 खुदकुश बमबारों ने बेनज़ीर भुट्टो के कराची एयरपोर्ट से शहर आने वाले काफ़िले पर हमला किया, जिसमें 150 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए और यह पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के सबसे बड़े वाक़यात में एक शुमार किया जाता है। थाने कारसाज की बात हो रही है। पुलिस इस हमले में तफ्तीश इतनी नीम दिली से की गई कि खुदकाश बमबारों की कभी भी शनाख्त ना हो सकी। इस तफ्तीश के सरबराह सऊद मिर्ज़ा ने कहा था कि एक शख्स ने उनके चेहरे के मखसूस नक्शूस से शनाख्त की थी कि वो कराची में रहाइश पजीर अफ्रीकी बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। खुदकुश बमबारों की शनाख्त के असूल में ये अहम इतला कभी भी आम आवाम के सामने पेश नहीं की गई। आप कोई भी उठा कर देख लें, लियाकत अली ख़ान और बहुत से ऐसे नाम हैं। मिर्ज़ा भुट्टो के साथ क्या हुआ वो आप देख सकते हैं सारा कुछ। इमरान खान के घर पर का जो इमरान खान ने वज़ीराबाद में हमला हुआ वहाँ से नहीं समझते, कोई आज तक समझ आ सका, कोई पकड़ा जा। मेरे घर के बाहर पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, दोनों मोटरसाइकिल से बंदे नज़र आ रहे थे, फायरिंग की स्टेट को पकड़ लिया बंदा, फोरेंसिक भी आगे कुछ हो सका। ये है मेरा मुल्क पाकिस्तान। लोग मेरी बातों से किसी को नाराज़ होते, भाई ये मेरा मुल्क पाकिस्तान है, इसमें ये कुछ हो रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।